हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला एपिसोड आया 19 मार्च को और दूसरा एपिसोड रिलीज हुआ 26 मार्च को। तो जैसा वांडा विजन के केस में हुआ, यहाँ फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि वांडा विजन के सीरीज में 9 एपिसोड थे और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सिर्फ 6 एपिसोड हैं। हालांकि ये एपिसोड जितने धमाके से शुरू हुआ उतना ही बीच में स्लो हो गया, पर ये बुरा स्लो नहीं था, ये अच्छा स्लो था। प्लस एपिसोड के एंड में हमें जो कैरेक्टर दिखा, जिस बेचारे ने अपना मुंह भी नहीं खोला और हम फैंस ने उसे हेट करने लगे। तो गाइस, मेरा नाम है सनत गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन। चलिए शुरू करते हैं। इस डिज्नी प्लस सीरीज की एक खास बात है कि हम कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड को जितना खास जान पाते हैं उतना हम शायद मूवी से कभी नहीं जान पाए। हमने सैम विल्सन को 2014 से लेकर आज तक की सारी मूवीज में देखा, पर हमें इस पहले एपिसोड में पता चल गया कि सुपर हीरोज की कोई सैलरी नहीं होती, इवन सिविल वॉर से पहले भी नहीं। इस फैक्ट से दो चीजें क्लियर हैं कि पहला, सुपर हीरोज अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, जो बिना किसी कंपनसेशन के अच्छा काम करते रहते हैं। दूसरा, बैंक सुपर हीरोज को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। प्लस यहाँ हम ये बात भी जानते हैं कि आगे के एपिसोड्स में हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखने वाला है, जिसका कुछ हिंट हमें फर्स्ट एपिसोड में भी दिख गया। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट्स शुरू होते हैं अवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने बाद, जहाँ सुपर हीरोज की पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी ट्रेजेडीज और मेंटल स्ट्रगल, इस सब के बारे में हमें इस सीरीज में पता चलता है। और ये इश्यूज सिर्फ सुपर हीरोज को नहीं, आम लोगों को भी नहीं होते हैं, खासकर सोल्जर्स जो कि वॉर जैसे माहौल के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ ठीक तरीके से नहीं जी पाते। बात करें शो के टोन की, तो इस सीरीज का टोन बहुत हद तक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसा ही था। इवन शुरू में फाल्कन का एक्शन हमें याद दिला रहा था कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के स्टार्टिंग में दिखने वाले स्टीव रॉजर्स के एक्शन के बीच में बॉडी काउंट भी वैसा ही था। इन सब के ऊपर यहाँ विलन भी सेम था, बैट्रॉक द लीपर। पर बैट्रॉक द लीपर की बात बाद में करेंगे, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की बात यहाँ पहले करेंगे। यहाँ एक अलग चीज हमें देखने को मिली। टॉरस फाल्कन से कह रहा था कि वो लिबियन बॉर्डर के अंदर नहीं जा सकता। ये चीज रिजल्ट हो सकती है सोकोविया अकॉर्ड्स की, क्योंकि अवेंजर्स पहले जहां मर्जी चाहे जा सकते थे, पर अब हमें सोकोविया अकॉर्ड्स का असर पूरी तरह दिखने वाला है, जहां अवेंजर्स को कन्वर्ट मिशंस परफॉर्म करने होंगे दूसरी कंट्रीज में। बैट्रॉक द लीपर उन विलन्स में से एक था जो कि कॉमिक्स में जितना सिंपल और फनी था, वहाँ उल्टा मूवीज में है, सीरियस और जबरदस्त एक्शन के साथ। इस लेवल का एक्शन देखकर एक बात तो क्लियर है, डिज्नी इस सीरीज पे मूवी के लेवल का खर्चा कर रही है, और वांडा विजन के फिनाले इस बात का प्रूफ है। बैट्रॉक LAF नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर को किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, और ये इनकी कोशिश सक्सेसफुल हो जाती है। अभी फाल्कन ने इसे बचा तो लिया, पर आगे जाके हमें पता चलेगा कि बैट्रॉक ने ऐसा किया क्यों। प्लस बैट्रॉक खुद भी भाग गया। अभी एक चीज जो अजीब हुई इस एपिसोड में, वो ये थी कि अवेंजर्स एंड गेम के एंड में बूढ़े कैप्टन अमेरिका सैम को अपनी शील्ड देकर गए थे ताकि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका वो बने। पर सीरीज के पहले एपिसोड में ही सैम शील्ड को म्यूजियम में रखने का डिसीजन लेता है, जबकि पर दूसरी तरफ उसकी बहन उसकी फैमिली लेगेसी यानी उसके माता पिता की बोट और घर को बेचने की बात करती है। तो सैम उसे प्रिजर्व करने को कहता है।
तो सैम फैमिली लेगेसी को बचाने की बात कर तो रहा है, पर कैप्टन अमेरिका की लेगेसी का क्या? बात जब तक रहे कैप्टन अमेरिका की, तो व्हाइट रसल के यूएस एजेंट कैप्टन अमेरिका के आउटफिट में और शील्ड के साथ जैसे ही बाहर आते हैं, हमारे जैसे फैंस तुरंत उसे हेट करने लगते हैं और डिसलाइक देते हैं। यूएस एजेंट जिसका कॉमिक में नाम है जॉन वॉकर, उसने फिलहाल तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया, पर हालांकि हमें कॉमिक्स में पता चलता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और वो कैप की शील्ड नहीं डिजर्व करता। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि फिर गवर्नमेंट ने सैम के डिसीजन को अच्छा क्यों बोला? क्या गवर्नमेंट सैम को कैप्टन अमेरिका के रूप में नहीं देखना चाहती थी? इन सब के ऊपर कॉमिक्स में कमीशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जॉन वॉकर को उसकी पोजीशन दिलवाती है, जबकि बाद में हमें पता चलता है कि ये कमीशन भी हाइड्रा के कंट्रोल में था। तो मे बी ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने यूएस एजेंट को इस कमीशन के लिए असाइन किया है, वो शायद हाइड्रा के लिए ही काम कर रहे हैं। प्लस ये कहना अभी शायद जल्दी होगा, पर शायद इस सीरीज के एंड में वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स की भी बात सामने आ सकती है, जिसमें हमें वाइट विजन दिखे यूएस एजेंट के साथ, जो जैसा कॉमिक्स में भी था। इन सब के अलावा गवर्नमेंट के चुने गए यूएस एजेंट कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहे व्हाइट रसल, जो कि ईगो द लिविंग प्लैनेट का रोल करने वाले एक्टर कर्ट रसल के बेटे हैं। और ऐसा फादर सन डुओ हमें एमसीयू में तीसरी बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले ब्लैक पैंथर में जॉन कानी और उनके बेटे टचाका के रोल में हमें देखने को मिला था, और एंटमैन एंड द वॉस्प में लॉरेंस फिशबोन और उनके बेटे बिल फ्रॉस्टर के रोल में दिख चुका है। आगे हम इस सीरीज के विलेन फ्लैग स्मैशर को भी देखते हैं, जिसके लीडर के पास सुपर स्ट्रेंथ है, और अब इस सुपर स्ट्रेंथ के पीछे का रीजन क्या है वो अभी हमें नहीं पता, पर जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे जरूर। मे बी यहाँ सुपर सोल्जर सीरम का कोई रोल हो सकता है। इवन सुपर सोल्जर सीरम का इस सीरीज में रोल होना भी चाहिए, क्योंकि यूएस एजेंट के पास भी कॉमिक में सुपर स्ट्रेंथ होती है। हालांकि ये सुपर पावर उसके दोस्त पावर ब्रोकर ने उसे दी थी। मे बी एग्जैक्टली सुपर सीरम नहीं, पर कुछ पावर ब्रोकर जैसा कैरेक्टर यहाँ हो सकता है कि लोगों को वो सुपर ह्यूमन एबिलिटी प्रोवाइड करे। पर फ्लैग स्मैशर का रोल हमें पता चल गया है। बेसिकली फ्लैग स्मैशर जो थे वो थैनोस के स्नैप से खुश थे, और मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट असली दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि थैनोस के फैसले को सही मानते हैं। तो फ्लैग स्मैशर्स को लीड कर रही है एरिन कैलीमैन की कैरेक्टर, जिनका और ज़बरदस्त एक्शन अभी दिखना बाकी है। एक्शन की बात करें तो पहले विंटर सोल्जर का नाम आता है, पर इस एपिसोड में बकी बार्न्स एक्शन नहीं रिडेम्पशन के लिए निकला है। उसने हाइड्रा में रहते हुए जिन लोगों का साथ दिया उनको पकड़वा रहा है, और जिनके साथ बुरा किया उनका भला करने की कोशिश कर रहा है। विंटर सोल्जर के लोगों को पकड़वाने की लिस्ट में जीमू का भी नाम था, और ये लिस्ट देखकर हम स्टीव की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू कैच अप ऑन की याद आ गई। प्लस बकी वकांडा का भी नाम लेता है। वकांडा में उसे पिछले 90 सालों में सिर्फ वहीं आराम मिला। ये बहुत दुख की बात है कि बकी को अब अपने माइंड कंट्रोल में किए हुए बुरे कामों पर पछतावा हो रहा है। तो जैसे वांडा विजन में वांडा ग्रीफ से डील कर रही होती है वेस्ट व्यू पर कब्जा करके, ठीक वैसे ही बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर अपने मेंटल स्ट्रगल से डील करेगा, और मे बी सीरीज के अंत में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे। अच्छे रिजल्ट्स की बात कर रहे तो रोडी का कैमियो भी दिखता है, जो नेचुरल लगा एकदम इस एपिसोड में। एक टाइम को तो मेरा ध्यान वहाँ गया भी नहीं कि रोड्स भी यहाँ है। हालांकि यहाँ पर हम थैडियस रॉस को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अभी आगे बहुत कुछ दिखना बाकी है। इन सब के ऊपर हमें ट्रेलर्स में ऐसा दिख रहा था
जैसे इस सीरीज की स्टार्टिंग में कैप्टन का फ्यूनरल देखने को मिलेगा। फिर अभी ये क्लियर नहीं है कि कैप्टन मर गए, और जब तक कॉमिक बुक या मूवी में किसी की बॉडी नहीं दिखाई जाती तब तक उसे जिंदा ही माना जाता है। प्लस यहाँ टॉरिस ने ये भी कहा कि क्या कैप्टन मून बेस पर हैं, तो मेरे हिसाब से मून बेस से टॉरिस का मतलब था स्वॉर्ड ऑर्बिटल हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे फिलहाल निक फ्यूरी भी हैं। और अभी कोई नहीं जानता कि स्टीव रॉजर्स कहाँ है। इन सब के ऊपर टॉरिस कोई साइड कैरेक्टर नहीं है। जैसे वांडा विजन में बिली और टॉमी साइड कैरेक्टर्स नहीं थे, कॉमिक में जैकलीन टॉरिस 2016 के सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का साइडकिक बनता है, नए फैल्कन की पोजीशन को हैंडल करते हुए। और कॉमिक्स में ये फैल्कन म्यूटेशन की वजह से लिटरली विंग्स हासिल कर सकता है, जो कि हाइब्रिड है बर्ड और वेम्पायर की तरह। तो जहां हमें एक एक्शन सीक्वेंस देखा वहां पहले एपिसोड में, वहीं हम ट्रेलर्स को देखकर कंफर्म है कि ये सीरीज ऐसे कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस से भरी हुई होगी। और अभी तो यूएस एजेंट के बारे में भी चीजें जाननी बाकी हैं। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सेकंड एपिसोड रिलीज हुआ 26 मार्च को। और यहाँ सस्ते कैप्टन अमेरिका के साथ साथ रेशियल प्रोफाइलिंग को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया जा रहा है। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और लास्ट में हिला देने वाला टर्निंग पॉइंट देखने को भी मिला। लेकिन इस सब पर टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, व्हाइट वुल्फ और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम भी लिया गया। ब्लैक कैप्टन अमेरिका की स्टोरी, यंग एवेंजर्स से रिलेटेड जबरदस्त डिटेल और पावर ब्रोकर का नाम भी सामने आया। इन सब के साथ साथ मार्वल रेशियल अंडरटोन को भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। मुझे सही में नहीं लगा था कि एमसीयू कभी इन रियल वर्ल्ड इश्यूज को कभी इतने खुले में डिस्कस करेगा। और इस सब के साथ साथ बात करें जॉन वॉकर और उसके सस्ते कैप्टन अमेरिका लुक की, तो उसने अभी भी कुछ गलत नहीं किया, बट वो कुछ गलत कहे जरूर गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सस्ते कैप्टन अमेरिका की, जिसका असली नाम है जॉन वॉकर। तो जॉन वॉकर के पास 3 मेडल ऑफ ऑनर है। उसने काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू में जबरदस्त मिशन किए हैं, और उसकी बॉडी इतनी जबरदस्त है कि गवर्नमेंट ने उस पर टेस्ट किए, और ये सारी चीजें जॉन वॉकर को एक परफेक्ट सोल्जर बनाती हैं। पर ये बात तो हम फैन समझ चुके हैं कि कैप्टन अमेरिका बनने के लिए परफेक्ट सोल्जर नहीं, अच्छे इंसान होने की जरूरत होती है। और इस एपिसोड में से ये वाइब भी जॉन वॉकर में से लास्ट तक आती रही। तभी उसने सैम और बकी को अपने रास्ते से दूर रहने के लिए बोल दिया। और इस सब के ऊपर कुछ फैंस को तो जॉन वॉकर में से होमलैंडर वाली वाइब भी आ रही थी, लेकिन जॉन वॉकर को होमलैंडर ही माना जाएगा। होमलैंडर एक लिटरल विलेन है, जबकि जॉन वॉकर अपने देश के लिए लड़ने वाला सोल्जर। इस एपिसोड में हमें इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि जॉन ने अपनी शील्ड को फेंक कर बैटल स्टार को बचाया, और इसके बाद वो शील्ड के बिना गया सुपर सोल्जर से लड़ने के लिए। तो ये क्वालिटी कैप्टन अमेरिका वाली है, पर हम फैंस और बकी ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि स्टीव के अलावा कोई और भी इस शील्ड को उठाने के लिए लायक है। ऊपर से इस फैक्ट के साथ तो और भी नहीं कि स्टीव रॉजर्स खुद इस शील्ड को एक अच्छे इंसान को देकर गए थे। हालांकि अब तक देखा जाए तो जॉन वॉकर एक अच्छा इंसान है, पर मेरे हिसाब से शायद सुपर सोल्जर सीरम या पावर ब्रोकर के एक्सपेरिमेंट का उस पर बुरा असर पड़ सकता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बजने वाला बैंड म्यूजिक था पहले कैप्टन अमेरिका मूवी में सुनाई देने वाला गाना स्टार स्पैंगल्ड मैन का नया एडिशन था, जबकि आगे की फाइट सीक्वेंस में जॉन वॉकर की एंट्री के टाइम हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सुनाई देने वाला कैप्स प्रॉमिस म्यूजिक सुनाई देता है। अब मार्वल का इन जबरदस्त म्यूजिक का यूज करना बहुत जबरदस्त था, लेकिन इन्हें जॉन वॉकर की एंट्री पर बजाना बहुत दुख की बात है। सीरीज के इस एपिसोड में हमें
पावर ब्रोकर का नाम सुनाई दे रहा है। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जॉन वॉकर द यूएस एजेंट को उसकी सुपर सोल्जर पावर्स पावर ब्रोकर से ही मिलती हैं। और इस एपिसोड में पावर ब्रोकर के लोग भी फ्लैग स्मैशर्स के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ उनका सामान चुराया है बल्कि उसे खुद पर भी यूज किया है। हालांकि एपिसोड के बीच में हम फ्लैग स्मैशर्स की लीडर के फोन पर देखते हैं कि किसी का धमकी भरा मैसेज भी दिखता है। कुछ फैंस का तो मानना ये भी है कि मैसेज जॉन वॉकर भेज रहा है, क्योंकि शायद ओरिजिनली उसे ये सीरम मिलने वाला था, जैसा कि हमें कॉमिक्स में भी दिखा है। पर यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमें पहली बार एमसीयू में आइसिया ब्रैडली का नाम सुनाई दिया। आइसिया ब्रैडली कॉमिक्स में पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका था जिस पर प्रोजेक्ट रीबर्थ के टाइम सीरम यूज करके उसे सुपर सोल्जर बनाया गया। आइसिया 300 अफ्रीकन अमेरिकन में से इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बचने वाला अकेला इंसान था। जर्मनी में कई मिशंस परफॉर्म करने के बाद आइसिया वापस अपने देश लौट जा रहा था, पर उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और उसे जेल में डाल दिया गया। और लिटरली यही हुआ एमसीयू के वर्जन में। आइसिया को मार्वल के ब्लैक कम्युनिटी में लेजेंड माना जाता है, तो इस हिसाब से एमसीयू में स्टीव रॉजर्स के अलावा भी एक और कैप्टन अमेरिका था जिसे गवर्नमेंट के लोगों ने छुपाए रखा। ये चीज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट को और ऊपर उठाता है कि कुछ बुरे लोग अभी भी रंग भेद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को ऊंचा दर्जा तो दूर बराबर का दर्जा भी नहीं मिलता। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आइसिया हमें आगे भी जरूर दिखेगी। पर एक चीज जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो है आइसिया का ग्रैंडसन एलिजा ब्रैडली, जो कि कॉमिक्स में बनता है यंग अवेंजर्स का मेंबर पेट्रियट। ये चीज हमने क्रेडिट्स से भी कंफर्म कर ली है। तो अब मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज इस बात को नहीं छुपा सकता है कि हमें यंग अवेंजर्स आगे दिखने वाले हैं। पहले बिली और टॉमी, अब ये पेट्रियट और आगे किड लोकी और केट बिशॉप भी दिखने वाले हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि मार्वल स्टूडियोज यंग अवेंजर्स को लाने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं नेम कॉलिंग की। हमने वांडा विजन सीरीज के दौरान फैन थ्योरीज सुनी कि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद यहाँ दिखेंगे या उनके बारे में शायद यहाँ बात होगी, पर हमें इस पूरी सीरीज में उनका नाम तक सुनने को नहीं मिला। जबकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के दूसरे ही एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम बहुत कैजुअली लिया गया है। और इन सब के ऊपर शायद अमेरिकन मिलिट्री द बिग 3 वाली बात को लेकर सीरियस है, क्योंकि जॉन वॉकर भी इस बारे में बात कर रहा था। और ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री की वॉचलिस्ट में शायद यही 3 सबसे बड़े खतरे हैं, और होने भी क्यों नहीं चाहिए। एंड गेम की फाइनल फाइट में यही सब तो दे रहे हैं। प्लस वांडा विजन के इवेंट्स इस सीरीज से पहले हुए, तो वांडा मेरे हिसाब से अब लोगों की नजरों में विजर्ड होगी, और ऑब्वियसली मिलिट्री की वॉच लिस्ट में भी और यहीं से नाम निकल कर आया है द बिग 3। प्लस टोनी और ब्रूस का नाम भी सुनने को मिला, और विंटर सोल्जर का व्हाइट वुल्फ नाम भी सामने आया। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि फैल्कन, जो कि एक स्टेल्थ पायलट रह चुका है, और व्हाइट वुल्फ यानी कि बकी एक सीक्रेट असासिन रह चुका है, वो आपस में तू मैं करके कैसे शोर मचा सकते हैं। इन सब के ऊपर यहाँ हमें शायरन का नाम भी सुनाई दिया, जो कि इस सीरीज में हमें आगे चल के दिखने वाली है। तो हम जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में शायरन कार्टर ने CIA से बिना पूछे उसने कैप और सैम को उनके सामान लौटाया था, और इसके लिए उसको एनिमी ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया गया है। हालांकि सोचने वाली बात अब ये है कि अब वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऊपर हमें एक और नाम सुनाई देता है, बैटल स्टार। जॉन वॉकर का पार्टनर लेमार हॉस्किंस खुद को बुलाता है बैटल स्टार, और ये चीज कॉमिक्स में भी हो चुकी है।
हालांकि कॉमिक्स में हमें एक और चीज होती हुई दिखती है कि पावर ब्रोकर के प्रोसेस से जॉन वॉकर के साथ साथ बैटल स्टार में भी पावर आ जाती है। इस एपिसोड में हमें फैल्कन और फ्लैग स्मैशर्स के साथ साथ बकी का भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बकी का बिना पैराशूट के कूदना सुपर हीरो लैंडिंग का जबरदस्त मजाक था। हालांकि बकी की एक बात बहुत सोचने वाली साबित हुई कि उसने कहा अगर स्टीव सैम को लेकर गलत था तो शायद वो मेरे बारे में भी गलत था, और ये बात प्रूव कर रही है कि बकी को खुद को लेकर डर लग रहा है। इन सब के ऊपर उसे हम फैंस की तरह कैप्टन अमेरिका की शील्ड जॉन वॉकर के हाथों में देखकर बहुत गुस्सा आया। अब बात करते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग की। तो इस एपिसोड में कुछ भी हल्के से नहीं हुआ। यहाँ पुलिस सैम के रंग की वजह से उससे आईडी मांग रही है और उसे गलत समझ रही है। इतना ही नहीं, जो पुलिस ऑफिसर सैम से उसका आईडी मांग रहा था, उसका हाथ पूरे टाइम उसकी गन पर था। ये बेशक यहाँ पर एक फ्रिक्शनल इवेंट हो, पर कई कंट्रीज में ये असली में होता है और उसे कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग, जहाँ लोगों के रंग के हिसाब से उनके साथ भेदभाव किया जाता है और कई केसेस में लोगों की जान तक जाती है। ये रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं जिन्हें हम इस सीरीज में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। एपिसोड के एंड की बात करें तो सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में हाइड्रा सब जानता था, और हाइड्रा के बारे में एक ही आदमी सब कुछ जानता है और वो है ज़ीमो, जो कि मुझे बहुत हैरानी की बात लगी कि वो अभी भी जेल में। तो अब देखने वाली बात ये है कि ज़ीमो से सैम और बकी क्या बात करेंगे और ज़ीमो जेल से निकलेगा कैसे। शायद बकी का खुद को लेके शक उससे कुछ उल्टे काम करवाए, पर अभी कोई कुछ नहीं जानता। तो गाइस, ये था ब्रेक डाउन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी पसंद आया होगा, और इसके लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं या फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशंस आते रहे आपके पास, इसीलिए सब्सक्राइब के बगल में बना हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।